Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये बड़ी दुखी करी थी ना 11वीं में भी, नहीं समझ आई थी, बड़ी दुखी हुई थी, याद करनी पड़ती थी क्योंकि हम इसको किसी प्रैक्टिकल चीज़ से अटैच ही नहीं कर पा रहे थे। देखो, जब भी हमें प्रॉब्लम क्या होती है, किसी चीज़ को याद करना सबसे आसान काम है अगर हम उसे किसी प्रैक्टिकल लाइव चीज़ से एसोसिएट कर लें। अगर लाइव चीज़ से एसोसिएट कर लेंगे तो समझ आसानी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो 11वीं 12वीं में हम ऐसे पढ़ ही नहीं पाते हैं कि हम उसे किसी चीज़ से, लाइव चीज़ से, किसी फ्यूचर वाली चीज़ से एसोसिएट कर पाएँ, उसे लिंक कर पाएँ। ऐसे हम कर नहीं पाते हैं या हमारे पढ़ाने वाले नहीं करा पा रहे हैं, जो भी कुछ समझ लो आप, है ना। तो वो समस्या है, इसलिए कंसेप्ट कन्वेंशन बोर लगती थी। मैचिंग याद हो गया, ड्यूअल एस्पेक्ट, हर एंट्री के 2 असर होते हैं, ये पता बस इतना याद था कि थ्योरी आएगी हम लिख लेंगे, लेकिन उसका क्या हो रहा है, उसका कहाँ असर पड़ेगा, मेरी बैलेंस शीट में वो कहाँ दिखेगा, मेरी पूरी अकाउंटिंग की लाइफ में मुझे वो कहाँ दिख रहा है, वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वैसे हमें पिक्चर ही नहीं दिखाई गई, है ना, वैसे पिक्चर नहीं दिखाई गई। तो देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो वाली पिक्चर लिंक करने की। अगर आपको पिक्चर लिंक होगी तो दोबारा एक कंसेप्ट कभी याद नहीं करनी पड़ेंगे आपको, आप अपनी अकाउंटिंग लाइफ में कब यूज कर जाओगे पता भी नहीं लगेगा। तो बेसिकली वर्ड कंसेप्ट डील्स विद द आइडिया और अजम्पशन विच हैज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग के, ये बात हो रही है अकाउंटिंग के कंसेप्ट में, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में, कि अकाउंटिंग में कंसेप्ट का मतलब है वो रूल और रेगुलेशन, वो अजम्पशंस जो यूनिवर्सली ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब अकाउंटिंग में यूज होते हैं। अक्रॉस द ग्लोब, कंपनी टू कंपनी नहीं, अक्रॉस द ग्लोब कह रहा हूँ। अक्रॉस द ग्लोब अकाउंटिंग कंसेप्ट ऐसे ही यूज होती हैं। तो यानी कि अगर मेरे पास कोई बैलेंस शीट बनी है, मैं दुनिया में किसी की भी बैलेंस शीट, किसी की भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा रहा हूं, तो वो अगर उसमें कोई एडवर्स नोटेशन नहीं है, एडवर्स नोट नहीं दिया हुआ, तो इट इज अज्यूम्ड कि वो इन चीजों को मान के बनाई गई है, इट इज इम्प्लाइड, है ना। मेरे को अलग से लिखना नहीं पड़ता कि मैंने ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को मान के मिला है मेरे को। हाँ, अगर मैं कैश बेस पे अकाउंटिंग लिख बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा वहां पे माय फाइनेंशियल्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस। अगर मैं मर्केंटाइल लिख रहा हूं तो लिखना नहीं होता मुझे, यानी कि मैंने जब भी डेविएशन करूंगा अपने रूटीन से, है ना, जब इन अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन से डेविएट करूंगा तो मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। ये रिपोर्ट जो है कैश बेस पे बनी हुई है, अगर मर्केंटाइल बेस पे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इट इज अज्यूम्ड। क्योंकि ये क्या है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस क्या है, वो आइडिया, वो सेट ऑफ रूल जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और it is pre-assumed कि my financials are prepared on following these assumptions। इन्हीं assumption को, इन्हीं concept को follow करके एक मेरी principle, मेरी balance sheet बनाई गई है। तो अब यानी कि आप कोई balance sheet देखते हो तो by default इन concept और convention को follow करके गई है। तो the accounting concept define the assumption on the basis of which financial statement of a business entity are prepared। Monetary transactions are interpreted by taking into consideration of the concept विच गवर्न अकाउंटिंग मेथड। यानी कि वो कह रहा है जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, मतलब जो हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की इंटरप्रिटेशन की गई है। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि हम उसे जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कितना मेरा एक्सपेंस है, कितना हमारा करंट एसेट्स है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आपने अक्टूबर में गाड़ी खरीदी, उसका इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस 6 महीने का इधर था, 6 महीने का अलग था। तो इस साल तो 6 महीने का खर्चा है, इसी साल वो 6 महीने प्रीपेड में मेरे लिए क्या है, एसेट्स की तरह है। तो क्या है वो इंटरप्रिटेशन। प्रीमियम तो पूरी कंपनी ने 72,000 पे कर दी थी ना, लेकिन हमें क्या करनी थी, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी थी। कुछ हिस्सा उसका कॉस्ट में जाना था, एक्सपेंस में जाना था, कुछ हिस्सा उसका प्रीपेड एक्सपेंस में जाना था, करंट एसेट्स की तरह रिकॉर्ड कर करना था। जो मैंने एसेट खरीदी थी उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ना करके फिक्स एसेट में लेके गया था। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। तो डियर ये जो कोर्स है इस कोर्स के बेसिस पर आप घर बैठकर बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, अपनी एजुकेशन को यूज कर सकती हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट काम कर रही थी, अभी आते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे भी। मैं जब कार को फिक्स एसेट बना के ले गया था तो क्यों ले गया था, क्योंकि उसके पीछे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का हाथ था, है ना। अभी देखते हैं कैसे हाथ था। तो वो कह रहा है इंटरप्रिटेशन की जाती है अकाउंटिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल लेन देन की इंटरप्रिटेशन की जाती है बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट। कंसेप्ट आर दोज बेसिक अजम्पशन एंड कंडीशंस which form the basis upon which accounting has been laid। यानी कि कंसेप्ट वो बेसिक है जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है, पूरी अकाउंटिंग इसी कंसेप्ट के ऊपर चलती है। द अकाउंटिंग कंसेप्ट आर ओनली रिजल्ट ऑफ ब्रॉड कंसेंसस, यानी कि सब लोग उससे, ये नहीं कि किसी ने एक रूल बना दिया इनकम टैक्स में, कल को फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि कल से टैक्स 20 की जगह 40% लगेगा तो फिर लगेगा। वो कंसेंसस है, वो कंसेंसस नहीं है, है ना, वो कंसेंसस है ही नहीं। कंसेंसस का मतलब है कि सभी लोगों ने उसको ऑब्जर्व करा है, हाँ यार ये बात तो ठीक है, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग गलत थी, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा रियलिस्टिक है, तो वो अपन बनी है कंसेप्ट, है ना। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हाँ यार हर एंट्री का 2 साइड इफेक्ट होता है कि अगर मैंने मान लीजिए किसी को कैश दे दिए तो मेरे पास से 100 रुपए के कैश कम होंगे और उसके 100 रुपए के बदले मेरी लाइबिलिटी भी कम होगी। या मैंने अगर किसी को उधार दिया तो 100 रुपए का एसेट बढ़ जाएगा मेरा, तो हर चीज का इफेक्ट डबल आ रहा है ना। अगर मेरे पास कहीं से 500 रुपए आए हैं और मेरे बैंक में आए हैं तो बैंक में आने से क्या हुआ, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ मेरी कोई एसेट कम हो जाएगी। अगर मेरे डेटर ने पैसे दे दिए तो 500 रुपए अब दोबारा कोई देगा, मेरी डेटर वाली साइड से 500 रुपए कम होकर मेरी बैंक वाली साइड में आ गए, तो क्या हुआ, मेरा हर एंट्री का एसेट डबल साइड तो होता है। ये कैसा है, ब्रॉड कंसेंसस है, सब लोगों ने इसके ऊपर सहमति दी है, सब लोग उस पर अज्यूम मतलब सहमत हुए, हाँ ऐसा तो हो रहा है, तो इन्हें फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब सब लोग सहमत होकर काम कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट कन्वेंशन अप्लाई हो रही है ना, तब जाके कंसेप्ट अप्लाई हो रही है। अब कौन कौन सी कंसेप्ट है ब्रॉडली, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट क्या है, हर एंट्री का 2 साइड इफेक्ट है। ड्यूल एस्पेक्ट मॉनेटरी का मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, यानी कि हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आइदर रियल और एस्टिमेटेड, है ना, आइदर रियल और एस्टिमेटेड। आप बता सकते हो कि हम एस्टिमेटेड बेस पे कौन सी एंट्री करते हैं, एस्टिमेशन बेस पे अकाउंट में कौन सी एंट्री करते हैं, कोई एक एंट्री प्रोविजन फॉर बैड डेट की, बैड डेट तो फिर एक्चुअल हो जाता है ना, अगर प्रोविजन की कर रहे हैं, हाँ ठीक है चलो प्रोविजन फॉर बैड डेट करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हर साल हमारे 5% लोग कस्टमर चले ही जाते हैं, पैसा देते नहीं है, वेरी गुड। और कोई एंट्री अनुराधा कि जो हम एस्टिमेशन बेस पे करते हो, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या, मैं अगर अपनी एसेट को मानता हूँ 5 साल चलेगी तो क्या एक्चुअली में वो 5 साल ही चलती है, वो 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, क्या है एस्टिमेशन, बेस्ट एस्टिमेट। तो अकाउंटिंग में हम एंट्री करते टाइम मॉनेटरी वैल्यू आइदर इट इज एक्चुअल और एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मींस बेस्ट एस्टिमेटेड, बेस्ट एस्टिमेटेड, है ना। पता लगा मेरी मशीन की लाइफ, एवरेज लाइफ जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है वो 5 ही साल चलती है, मैं लाइफ 20 साल लेके बैठा हूँ, तो क्या वो बेस्ट एस्टिमेशन है, वो तो बेवकूफ़ी है। मान लो मेरी मशीन की लाइफ चलती है 20 साल, एवरेज है कि 20 साल से पहले मशीनों को कुछ होता ही नहीं, और मैं उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल लेके चल रहा हूँ, 8 साल लेके चल रहा हूँ, तो आई एम फार अवे विद द बेस्ट एस्टिमेशन। तो बेस्ट एस्टिमेशन में 5-10% का वेरिएंस तो हो सकता है, हम क्योंकि भगवान नहीं है ना, हम ज्योतिषविद नहीं है, अकाउंटेंट है, तो बेस्ट एस्टिमेशन मतलब यू हैव टू बी नियर अबाउट टू द रियलिटी, वो भी होना चाहिए।
तो हम मैनी मेजरमेंट करते हैं आइदर ऑन द एक्चुअल अमाउंट और ऑन द बेस्ट एस्टिमेशन। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मैचिंग कंसेप्ट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर शुड मैच फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड। पीरियडिसिटी कंसेप्ट कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग पीरियड जो है 12 महीने का होता है ना। पीरियडिसिटी कंसेप्ट कहती है अकाउंटिंग पीरियड इज 12 मंथ, 12 महीने का एक पीरियड है। तो ये क्या है, ये ग्लोबली सब जगह कुछ ही दिए मैंने एग्जांपल के लिए। तो ये सब अकाउंटिंग कंसेप्ट है। मेरे जितने भी अकाउंट होंगे वो इन्हीं के बेस पे बनेंगे। अगर मैंने इनमें से किसी चीज में कि बाय एनी रीजन अगर मेरे अकाउंटिंग करते टाइम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, मैंने इनमें से किसी एक भी या मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो मुझे अलग से नोट देना पड़ेगा कि मैंने ये कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करा है, इनको मैंने ड्रॉप कर दिया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी कि अब यूजर को पता लगेगा जो कंपनी ए की बैलेंस शीट है और जो कंपनी बी की बैलेंस शीट है उनमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपनी ए ने सारी अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन को माना है और कंपनी बी ने नहीं माना है। अब मैं कैसे कंपेयर कर लूं? दोनों के रिजल्ट कंपेरेबल नहीं होंगे ना, दोनों के रिजल्ट गलत तो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ने बेस एक नहीं है। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस क्या है, दे गिव द बेस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल अकाउंट। वो एक बेस देते हैं, आप जिसके बेस को मान के अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करते हो, बुक्स अकाउंट के बेस पे आपके फाइनल रिपोर्ट्स बनते हैं। तो ये एक फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के बेस के आपकी पूरी अकाउंटिंग बिल्डिंग खड़ी है। कंसेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन व्हेन इट अक्रूज, है ना। जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो अक्रू हो जाएगी, रियलाइजेशन नहीं, रियलाइजेशन तो बाद की बात है, अक्रू हो जाए। मान लीजिए आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया 10 लाख रुपए का, इसका इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। ये 3 इवेंट है ना। एक्रूअल कंसेप्ट के प्रोस्पेक्टिव में इन 3 जो को देखते हैं। आपने बैंक से एक एफडी कराई है 10 लाख रुपए की, जिसका 12% साल का ब्याज है और 3 साल के लिए एफडी है। ये हुई है आपकी 1 अप्रैल को, पहले दिन 1 अप्रैल 25 को आपने एक एफडी करा दी 3 साल के लिए, 12% साल का ब्याज है। अब आप आ गए हो 31 मार्च 2026, आपकी एफडी को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन ब्याज कब मिलेगा? ब्याज मिलेगा 3 साल के बाद जब एफडी मैच्योर हो जाएगी। इस साल आपको कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। एफडी में कई बार कंडीशन हो जाएगी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पीरियड के बाद मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? अनुराधा क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी क्लियर है यहाँ तक कि आपने 3 साल के लिए एफडी कराई है 10 लाख रुपए की, 12% पर एनम का ब्याज है। 1 अप्रैल को एफडी कराई थी, 31 मार्च 2026 को आप आ गए हो, बुक्स बना रहे हो। इस साल कोई ब्याज नहीं दिया बैंक ने। बैंक ने बोला है एफडी एंड द एफडी प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन द मैच्योरिटी दैट इज बीइंग टू बी डन ऑन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 साल 3 ईयर। 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एफडी 10 लाख रुपए और 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। इस साल आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा। क्या इस साल आपकी कोई इनकम हुई? क्या आप अपनी इनकम रिकॉर्ड करोगे? हाँ जी 31 मार्च 26 को अपनी इनकम रिकॉर्ड करोगे। पहले पेज में केस 1, ये सारी चीजें हम केस 1 की बात करने पहले, इनकम रिकॉर्ड करोगे या नहीं? कार्तिक कह रहे हैं नहीं, नो वाले और यस वाले। नो में कार्तिक हैं, यशवीर आप क्या कह रहे हो? हम वही पूछ रहे हैं इनकम एंट्री 31 मार्च को कोई इनकम इंटरेस्ट की इनकम बुक करेंगे या नहीं करेंगे? जो मना करा, क्या मैं अपनी इंटरेस्ट बुक करूं, इंटरेस्ट इनकम बनाऊं या ना बनाऊं 31 मार्च को? कार्तिक ने दुविधा में डाल दिया। एक आधे बच्चे जवाब भी दे रहे थे, करेंगे? हाँ जी अच्छा चलो अभी पार करते हैं। अनुराधा 31 मार्च को इंटरेस्ट की इनकम बुक करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा दूसरे में चलते हैं। आपने एक बिल्डिंग 3 साल के लिए किराए पे दे दी है जिसका मंथली रेंट 2 लाख रुपए पर एनम है। 3 साल का आपका एग्रीमेंट है, 3 साल का एग्रीमेंट है। 2 लाख रुपए हर महीने का, 2 लाख रुपए हर महीने का इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट हर महीने की 1 तारीख को दिया जाता है। मई चालू होगा 1 तारीख को दे देना है, जून होगा 1 तारीख को दे देना है। तो क्या मैं पूरे 3 साल का इंटरेस्ट आज बुक कर सकता हूँ? क्यों? एग्रीमेंट है 3 साल का, सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्रीमेंट है 3 साल का। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? हाँ जी अनुराधा सेकंड केस में क्या मैं इंटरेस्ट बुक कर सकता हूँ पूरे 3 साल का? अच्छा क्या मैं अप्रैल के महीने में, ये इंटरेस्ट एग्रीमेंट भी आपका 1 अप्रैल को ही हुआ है, 1 अप्रैल 2025 फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन ना। तो 1 अप्रैल को पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बुक कर लूँ 36 लाख रुपए का? कर सकता हूँ। 1 अप्रैल को ही क्या मैं 36 लाख रुपए पूरे 2 लाख रुपए महीना है 24 लाख रुपए का इंटरेस्ट बुक कर सकता हूँ? दूसरे का आंसर रेंट इनकम
कब 1 अप्रैल 25 को क्या रेंटल इनकम में पूरी 24 लाख रुपए एंट्री कर लूँ? इस 24 लाख रुपए की एंट्री करने का मतलब है कि आपको इस 24 लाख पे जीएसटी भी देना है, ध्यान रखना है अप्रैल में ही, है ना, जीएसटी भी लगता है रेंटल पे, तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को उसके ऊपर 18% जीएसटी भी देना है। ये वाली सोच के बात करना, है ना। क्या मैं 1 अप्रैल को ही पूरे एग्रीमेंट है 3 साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च का इंटरेस्ट, चलो बाकी 2 साल तो फाइनेंशियल ईयर बदल जाएंगे, पहले साल में तो फाइनेंशियल भी नहीं बदल रहा, क्या मैं एक ही अप्रैल में, अप्रैल के महीने में पूरी 24 लाख की इनकम बुक कर लूँ? अनुराधा, अगर आपके पीछे नॉइस नहीं हो रहा ना बेटा, आप माइक ऑन ही रख लो, कोई बात नहीं, बार बार बोलना पड़ेगा आपको ना, टाइम लगता है उसमें कई बार। अगर आपके पीछे नॉइस नहीं हो रहा है, सन्नाटा है, तो आप माइक ऑन ही कर लो, कोई बात नहीं, ताकि तुरंत रिप्लाई कर पाओगे आप। अगर नॉइस हो रहा है तो फिर अलग बात है ना, अगर सब शांति है तो ऑन कर लो माइक, ताकि तुरंत जवाब दे सको। तो दूसरे वाले केस में क्या मैं पूरे साल का रेंट आज बुक कर लूँ? इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट क्यों? जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा, कर सकते हैं? नहीं, इन्हीं की बात से मैं तो अंकित कहते हैं, हाँ जी, नहीं कर सकते, पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। आपकी दुकान में एक कस्टमर आया, उसने 10 लाख रुपए के सामान सॉर्ट करा, सिलेक्ट करे, करा ये वाला सामान है, ये मैं ले लूँगा, ना तो उसने उस सामान की डिलीवरी ली, मतलब सामान लेके नहीं गया, डिलीवरी लेने का मतलब बिल कटवा लेता अपने नाम पे, तो बिल भी नहीं कटवाया, और कोई पैसा भी नहीं दिया उसने अभी, क्या मैं अपनी सेल बुक कर लूँ? हाँ जी, क्या मैं अपनी सेल बुक कर लूँ? अनुराधा, तीसरे वाले केस की बात हो गई है। अब देखो इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। पहले वाले केस में क्या है, अक्रूवल कंसेप्ट को आपको ऐसे देखना है कि क्या मेरा राइट टू रिसीव जनरेट हो गया या नहीं हो। तीनों केस को आप ध्यान से देख लो, एक ही लाइन देखनी है। अगर मेरा राइट टू रिसीव जनरेट हो जा रहा है तो मैं इनकम बुक करूंगा, अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करके अपनी एंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे, दोनों बातें, राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे दोनों में जनरेट नहीं हो रही, तो मेरे को इनकम मेरे को कोई भी एंट्री नहीं करनी है। फिर बोल रहा हूं, अक्रूवल कंसेप्ट क्या कह रही है कि अगर राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे अक्रू हो जाए, जनरेट हो जाए, तो आप एंट्री कर लेना, नहीं तो मत करना। यानी कि अभी कंसेप्ट सबने कैसे फॉलो करी, वर्ल्ड वाइड ऐसे फॉलो करी ना, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं ऐसे सब कर रहे हैं। अकाउंटेंट कोई भी हो, क्या सारी दुनिया के अकाउंटेंट मेरे से ही पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे ना। चलो मेरे से पढ़े हुए बच्चे तो मेरे जैसा काम कर लेंगे किसान, वो भी नहीं करेंगे, लेकिन चलो एक बार को हाइपोथेटिकली सोच लो कि जो बच्चे एनआईएफएम में पढ़ के जा रहे हैं और जो मेरे से पढ़ के जा रहे हैं, सब एक जैसी सोच के हो जाएंगे अचानक ही, है ना, मेरे उसमें बातों में आ जाएंगे, हिप्नोटाइज हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दुनिया के अकाउंटेंट तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन दुनिया के अकाउंटेंट यही कंसेप्ट कन्वेंशन को फॉलो करें ताकि उनकी रिपोर्ट यूनिफॉर्म बन रही है। फर्क पता क्या आ रहा है? नंबर्स का फर्क। एनआईएफएम की टर्नओवर 100 करोड़ है तो रिलायंस वाले की 1000 करोड़ होगी, उसकी 10,000 करोड़ होगी, तो टर्नओवर की वजह से प्रॉफिट तो चेंज आएगा, वो एक अलग बात है। तो किसका फर्क है? नंबर का फर्क है। लेकिन मैंने जिसको 100 करोड़ की टर्नओवर माना और रिलायंस ने जिसको 10,000 की टर्नओवर माना, वो बेस सेम है कि किसको हम अपनी सेल मान रहे हैं, किसको मतलब हम अपनी इनकम कब मान रहे हैं। दोनों ने एक सेम एप्लीकेबल हुआ है। किसको माना? अक्रूवल कंसेप्ट को माना। अगर मैंने अपनी इनकम रिकॉर्ड करी किसी एक लेवल पे जाके, तो उसी बेस को अपना के रिलायंस ने अपनी इनकम करी, तो उसका कस्टमर बेस बढ़ा है, उसका बिजनेस पर्सपेक्टिव बढ़ा है, तो उसकी टर्नओवर 10 करोड़ हो गई, मेरी 100 करोड़ रह गई, वो एक अलग बात है। लेकिन टर्नओवर को मेजर करने का जो तरीका है वो क्या है? वो सेम है, अक्रूवल कंसेप्ट है। सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन और ऑब्लिगेशन टू पे आ जाए तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर लें। अब चलते हैं एक एक केस में। पहले वाले केस में जब बैंक ने मेरे उसको पूरे साल मेरे पैसे को रख लिया, यूज कर लिया, उसके बाद अगर बैंक आपको बोलेगा मैं आपको 1 साल का ब्याज नहीं दूंगा, तो क्या आप मान जाओगे? आप, बैंक ने आपका पूरा पैसा यूज करा है, हम कमर्शियल पेरेंस में जो जी रहे हैं, बैंक वाले से कोई रिश्तेदारी कोई है? एनआईएफएम के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है,
करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे, है ना। अगर उसने पूरे 1 साल पैसे यूज करा, अब वो बोलेगा मैं ब्याज नहीं दे रहा, मैं नहीं खेल रहा, अपने पैसे ले जाओ, तो क्या आप मान जाओगे? लीगली चैलेंज कर सकते हो इस बात को, बिल्कुल लीगल चैलेंज कर सकते हो कि बैंक ने मेरा पैसा पूरे 1 साल यूज करा, अब इंटरेस्ट नहीं दे रहा, यानी कि मेरा राइट टू रिसीव जनरेट हो गया था। मैंने 1 अप्रैल को 10 लाख रुपए दिए, है ना, 1 अप्रैल को FD कराई, 2 अप्रैल को पहुंच गया बैंक में मैनेजर के पास, यार तुम्हें पूरे साल तो पैसा तुमने रखना ही, ब्याज तो मेरा आज ही दे दो। क्या वो मेरा लीगल राइट है? तो वो देगा मुझे बैंक मैनेजर? नहीं देगा। तो वो मेरा लीगल राइट नहीं था, यानी कि मेरा राइट टू रिसीव जनरेट नहीं हुआ था। 1 दिन का इंटरेस्ट मिलने का राइट टू रिसीव जनरेट है, लेकिन मैं तो पूरे साल का मांग रहा हूँ ना। 1 को FD कराई, 2 को पहुंच गया, तो 1 ही दिन का तो मेरा जनरेट हुआ, बैंक ने मेरा पैसा 1 ही दिन यूज करा ना, मैक्सिमम मैं 1 दिन का मांग सकता हूँ, है ना। तो मैं तो आज पूरे साल का मांग रहा हूँ, 1 ही अप्रैल को, 2 ही अप्रैल को, क्या मेरे को आज पूरा ब्याज दे देगा? क्या मैं उसके लिए लीगल फाइट कर सकता हूँ? मेरे पास लीगल रेमेडी भी नहीं है क्योंकि राइट टू रिसीव ही जनरेट नहीं हुआ। लेकिन जो हम केस लेके चल रहे हैं, हमारे केस में क्या हुआ, हमने बैंक ने पूरे 1 साल पैसा मेरा यूज करा है, तो मेरा राइट टू रिसीव है, लीगल राइट है। आई कैन स्यू द बैंक, मैं बैंक को ले जा सकता हूँ कोर्ट तक कि मेरा इंटरेस्ट नहीं दे रहा मेरे पैसे को, और बैंक को देना पड़ेगा, हो सकता है कंपनसेशन भी देना पड़ जाए, इसीलिए तो बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो पहले वाले केस में हम इनकम 100% रिकॉर्ड करेंगे, 100% रिकॉर्ड करेंगे, है ना, क्योंकि मेरा राइट टू रिसीव जनरेट हो चुका है, 1 साल बैंक ने मेरा पैसा यूज करा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अकाउंटिंग की मर्केंटाइल बेस पे कर रहे हैं ना, एक्चुअल इंटरेस्ट तो 3 साल में नहीं रहेगा, लेकिन इनकम तो आज ही साल की है। जिस साल की इनकम उसी साल रिकॉर्ड करूंगा ना। मैचिंग कंसेप्ट भी तो पीछे पड़ी है मेरे। मैचिंग कंसेप्ट क्या कह रहे हैं? इनकम एंड रेवेन्यू शुड बी ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड, तो मेरी इसी साल की इनकम तो जनरेट हो गई, इसी साल इनकम बुक करूंगा मैं। अगर ये वाली कंसेप्ट ना मानूं तो जितनी मेरी उधार की सेल है कब बुक करूंगा? जब मेरे से कस्टमर से पैसा आ जाएगा, फिर मर्केंटाइल बेस कहाँ बचेगा? वो फिर तो कैश बेस पे चले गए हम, वो तो हो नहीं सकता। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहती है? राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे आ गया तो आप एंट्री कर लेना, नहीं तो मत करना। अभी चलते हैं। दूसरा, रेंट पे बिल्डिंग दी, मैंने आपको बोला क्या मैं 1 अप्रैल को पूरे साल का इंटरेस्ट रेंट बुक कर लूं? तो आंसर इज नो। रेंट पे राइट टू रिसीव कब होता है? जब सामने वाला मेरी प्रॉपर्टी यूज करेगा। यूज करने का मतलब है उसने उस प्रेमाइसेस में लॉक लगा दिया, 1 दिन भी नहीं खोला किराएदार ने, तो वो यूज वही कर रहा है, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। यूज करने का मतलब नहीं कि वहां बैठ के सोएगा, नहाएगा, धोएगा, वो यूज नहीं होता। अगर मैंने उसे प्रॉपर्टी की हैंड ओवर कर दी और उसने चाबी ताला लगा के चाबी जेब में लेके चला गया, तो अब वही वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। माई एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन दैट प्रॉपर्टी। क्या मैं उस बिल्डिंग में अब जा पाऊंगा? उसके दरवाजे में नहीं जा पाऊंगा ना। तो अब वो यू ही यूज करने का मतलब फिजिकल यूज नहीं है, उसको मैंने हैंड ओवर दे दिया एंड उसने हैंड ओवर ले लिया मेरे से चाबी का। मान लो मैं कहूँ भाई साहब वो वहाँ पे ना जाओगे, वहाँ बैठ के नीचे चाबी रखे, निकाल लेना, और कमरा आज से आपका, वो कभी आया ही नहीं बैठ के नीचे से निकालने चाबी, तो क्या मैं उससे किराया मांग सकता हूँ? नहीं। मैंने उसे कीज हैंड ओवर कर दी और वो कीज लेके चला गया। नाउ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम फॉर द यूजिंग पर्पज, है ना, मैं बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, फॉर द यूजेस पर्पज। तो मैं 1 अप्रैल को मैं 1 महीने का किराया क्यों बुक कर रहा हूँ? क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को किराया दे रहा मुझे, और वो जो किराया दे रहा है क्या सोच के दे रहा है कि हाँ मैं पूरे महीने यूज तो करूंगा ही। अगर मान लो मुझे अगले महीने खाली करना होगा तो मैं आपको पहले बोल दूंगा भाई देखो अगले महीने से मैं नहीं आऊंगा, मैं 1 तारीख से किराया नहीं दूंगा, ये पकड़ो नोटिस, या जो भी वर्बल कम्युनिकेशन करना है जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा तो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, अगले महीने किराया नहीं दूंगा मैं आपको, है ना। तो जब मैं किराया दे रहा हूँ आपको तो ये सोच के दे रहा हूँ कि मैं पूरे महीने यूज करूंगा, और आप किराया मेरे से इसलिए रिसीव कर ले रहे हो कि आपको पता है अब ये आनंद पूरे महीने रहने वाला है, तो यानी मेरा राइट टू रिसीव जनरेट हो गया। अगर एग्रीमेंट में कहीं लिखा होगा कि मैं अर्ली एग्जिट करूंगा और आपको रिफंड करना पड़ेगा, तो ठीक है, मैंने आपको 1 महीने का पूरा किराया दिया था और मैं 20 दिन बाद चला गया, 10 दिन का आप मुझे रिफंड कर दोगे। अगर एग्रीमेंट में ऐसा होगा तो, नहीं होगा तो आपके पैसे गए, मेरी इनकम जनरेट हो गई। भाई आप अगर 20 दिन रहे, 10 दिन पहले छोड़ के जा रहे हो, तो मैं रिफंड का कोई क्लॉज नहीं है एग्रीमेंट में, तो मैं रिफंड दूंगा भी नहीं।
आपने ही तो बीच में टर्म एग्जिट आपने करी है ना, मेरी गलती क्या है? तो इस साल की तो मेरी इस महीने की इनकम तो मैं पूरी बुक करूंगा अपनी। तो दूसरे वाले केस में अप्रैल के महीने का इनकम जनरेट हो रहा है, राइट जनरेट हो रहा है, मई में मई का जनरेट हो रहा है, पूरे 12 महीने का राइट जनरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एग्रीमेंट तो बेशक 3 साल का हो, 100 साल का हो, अगर 10 साल का होगा तो 10 साल की इनकम आज कोई बुक कर लूंगा, पूरे साल की भी इनकम आज नहीं बुक करूंगा, क्योंकि जब पता नहीं अगले महीने नोटिस दे दे। हर एग्रीमेंट में एग्जिट क्लॉज भी तो होता ही है। मान लो उसने बोला एग्जिट क्लॉज नहीं, मान लो एग्रीमेंट ही नहीं है, फिर भी एक तो ठीक है ना, एक उम्मीद, एक किराएदार को भी पता है मैं कभी भी छोड़ दे सकता हूँ, मकान मालिक को पता है किराएदार कभी छोड़ देता है, उसने नोटिस दे दिया अगले महीने से मैं नहीं रहूंगा, तो हमने कोई किराएदार ढूंढ लो। तो मैं पूरे साल की इनकम बुक करके बैठता, यहीं पे 24 लाख रुपए जीएसटी भी देता, मैं तो मारा जाता। तो इसलिए राइट टू रिसीव कैसे जनरेट हो? जैसे जैसे पीरियड खत्म होगा, जैसे जैसे पीरियड एक्सपायर होगा, इस एग्रीमेंट में जितना पीरियड एक्सपायर होता जाएगा उतना राइट टू रिसीव जनरेट होता चलेगा, है ना। तो इसलिए सेकंड में हम अप्रैल की रेंटल इनकम बुक करेंगे, मई की इनकम करेंगे, चाहे वो किराया ना भी दे। मान लो उसने अब फर्स्ट को देना था, इस मई में आके मई के महीने में मई 25 में उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, उसने बोला भाई साहब अभी किराया नहीं दे पाऊंगा, लेट दूंगा, और उसने मई और जून दोनों किराए कब पे करे? मई और जून दोनों किराया उसने। तो अब आप अपनी इनकम बुक करोगे, मई की इनकम और जून की इनकम कब बुक करोगे? मई जून में करोगे, जुलाई में क्यों करोगे? मई में उसने आपकी प्रॉपर्टी यूज करी, कर ली ना प्रॉपर्टी यूज, जून में भी उसने प्रॉपर्टी यूज कर ली, किराया नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है? आप मई की इनकम मई में बुक करोगे, जून की इनकम जून में, यही तो मर्केंटाइल बेस है। जब उसने मेरी प्रॉपर्टी मई और जून 2 महीने यूज कर ली तो मेरा राइट टू रिसीव तो जनरेट हो गया ना, तो मेरी इनकम तो खड़ी हो गई। अब तू नहीं देगा तो मैं तेरे को कोर्ट केस ले जाऊंगा, लीगल रेमेडी है मेरे पास ना। लीगल रेमेडी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी आदमी डिफॉल्ट करेगा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना बीकॉम में, है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है? इवन इट इज रिटर्न और इम्प्लाइड कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्लिगेशन होनी चाहिए दोनों की एक दूसरे की, है ना। एक को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, दूसरे को ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। तो इसने 2 महीने यूज कर लिया, नाउ ही इज ऑब्लाइज्ड टू पे, है ना। इसने 2 महीने यूज कर लिया, मान लो यूज ही नहीं करता, खाली करके चले जाता, कहता मैं अगले मई जून में आऊंगा ही नहीं, तो क्या मैं अपनी इनकम बुक करता? मेरा राइट टू रिसीव जनरेट नहीं हुआ। राइट टू रिसीव जनरेट क्यों? मई में भी रहा, जून में भी रहा, है ना, और जुलाई में भी रहा। अभी जुलाई के रेंट की बात ही नहीं हो रही, तो इसने 2 महीने का किराया कब दिया? जुलाई में। तो ये 2 महीने की इनकम तो मैं बुक करूंगा ही करूंगा। कब? इसी महीने में, जिस महीने में उसने रह लिया, इसी महीने में यूज करूंगा। तो अक्रूवल ये है। तो यहाँ पे हर महीने की इनकम अलग अलग बुक होगी, जैसे जैसे मेरा राइट टू रिसीव जनरेट होता जाएगा। अब तीसरे वाले में क्या हुआ? कस्टमर ने गुड्स सिलेक्ट करी है, न तो उसने बिल कटवाया। अगर वो बिल कटवा लेता, जब क्या होता है, मान लो आप कभी बाजार जाओ, बाजार में आपके पास कई बार क्या होता है, बहुत सारे बैगेज हो जाते हैं, सामान उठाते होते बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप किसी एक भरोसे के दुकानदार के पास कहते हो भाई साहब ये सामान आपकी दुकान से मैंने सामान लिया है, ये सामान यहीं रख लो, बिल ले लो, पैसे ले लो, मैं अभी और कुछ शॉपिंग करनी है, बाद में आऊँगा। ऐसा कई बार होता है। तो वो जो सामान का बिल काट के उसने पैसे ले लिए ना आपसे, नाउ रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू यू। अगर वहां से सामान चोरी हो गया तो दुकानदार बस आपके साथ सॉरी बोलेगा, कंपनसेट नहीं करेगा। कंपनसेट रेयर केस में करेगा कि आपके और उसके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा क्लोज है, नहीं जनरली कोई कंपनसेट नहीं करेगा। मान लो वहां सामान रखा था, अपने दुकानदार कहता हाँ हाँ ये रख जाओ, कोई चिंता मत करो भाई साहब, कहीं नहीं जाएगा। जनरली कहीं जाता भी नहीं है, वो ध्यान तो रखता है, लेकिन एस्केप वजह से कोई ले गया उठा के, तो दुकानदार भी आपके साथ कह रहे अरे यार भाई साहब ये नुकसान हो गया, सॉरी यार मैंने ध्यान नहीं दिया, अरे इधर लड़के तूने देखा नहीं था, बस इतनी बात बोलेगा। क्यों? क्योंकि ही हैज इशूड द बिल, एंड जैसे ही आप बिल को रिसीव करते हो, बिल को एक्सेप्ट करते हो, द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड टू यू। उस गुड्स से एसोसिएटेड रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। बिल बनने का मतलब है, मैंने अगर आपके नाम पे बिल दे दिया, इट इम्प्लाइड कि मैंने रिस्क और रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर कर दिया उस गुड्स के साथ एसोसिएटेड। तो अब अगर उस गुड्स को कुछ होगा वो आपका होगा, मेरा नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ना बिल इशू हुआ, ना वो पैसे दे गया। मान लो 10 लाख रुपए का सामान था, 5 लाख रुपए एडवांस दे जाता और मैं ये सामान किसी को बेच देता तो जान खा जाएगा मेरी। पैसे दे के गया ना अगला आदमी, किस लिए दे गया कि इस गुड्स को होल्ड करके रखना, ना वो पैसे दे के गया, ना वो बिल ही कटवा के गया। मान लो उधार में ही सामान ले जाता, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता उसको, तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं इस आदमी से पैसे मांग सकता हूँ? कस्टमर से नहीं मांग सकता। तो इस वाले केस में नो इनकम शैल बी रिकग्नाइज्ड। क्यों? क्योंकि मेरा राइट टू रिसीव भी जनरेट नहीं हुआ, अक्रूवल नहीं हुआ कोई इनकम। तो ये थी अक्रूवल कंसेप्ट कि आपको कब इनकम रिकॉर्ड करनी है।